Hello students, now in this video we are going to revise the all topics in a very short time. It does mean that we are going to discuss here the summary of the chapter, because most of things we have discussed earlier. Okay. So here we will discuss the applications, different applications of the biotechnology in last. ओके, ये एक तरह से आपका शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, तो आप एक बहुत अच्छी तरह से शॉर्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन हैं, जो कि आपका चैप्टर का नेम भी है, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यही आपके चैप्टर का नेम भी है ना। तो दिस इज़ गिवन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जैसे कि डिफरेंट फील्ड में हम लोगों ने स्टडी भी किया है कि कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी के रोल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रोल आपको यहाँ दिखाए गए हैं, आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट रोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे GEAC है ना। तो GEAC आपको याद भी होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, है ना। तो दिस कमेटी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट एंड टेक द डिसीजन रिगार्डिंग GM product, regarding GM organism and introduction of GM organism into ecosystem. तो regarding also the validity of the GM research product, है ना। तो this is also a application in of biotechnology, okay, as a GEAC genetic engineering approval committee। तो शॉर्ट में हम इन चीज़ों के बेस पर बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये एक फ्लो चार्ट ही है जिसमें हम लोग इस सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका है जैसे बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट, तो आपने स्टडी भी किया था बायोपायरेसी। आई हैव टोल्ड यू दैट इफ़ द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अदर कंट्री और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, विदाउट पेमेंट, विदाउट सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट, है ना। तो ये क्या है कि बायोपायरेसी, इट मीन्स इफ़ द रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अदर कंट्रीज़ विदाउट सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट, विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी किसी भी चीज़ का यूज़ अगर दूसरा कंट्री कोई करता है किसी भी रिसर्च वर्क में, ध्यान से समझिए कि अगर हमारी कंट्री किसी भी चीज़ को कोई दूसरा कंट्री हमारी गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना और बिना किसी पेमेंट के यूज़ करता है, तो वो बायोपायरेसी मानी जाती है ना। तो बायोपायरेसी में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बायो पेटेंट, यू नो कि दिस इज़ द बायो पेटेंट, इट डज मीन दैट नो वन कैन यूज़ द रिसर्च वर्क एंड नो वन कैन मेक ए फार्मूला विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द रिसर्च। जो पहले अगर रिसर्च वर्क कर चुका है तो उसकी परमिशन के बगैर कोई दूसरा पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बना सकता या इन्वेंट नहीं कर सकता या रिसर्च वर्क नहीं कर सकता। तो वो बायो पेटेंट एक तरह से अपना किसी भी सर्च वर्क को करने के बाद उस पर एक अप्रूवल ले लेना, है ना। ये मैंने आपको बताया भी था, एक तरह से अप्रूवल ले लेना कि ये वर्क को कोई दूसरा ना करे, और जो भी हमने फार्मूला इस्टेब्लिश किया है, जो फार्मूला हमने बनाया है, जो भी सर्च वर्क किया है, तो उसको कोई दूसरा ना करे। तो दिस इज़ द बायो पेटेंट, है ना। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप्स है। तो एडवांटेज ऑफ GM क्रॉप, रिमेंबर दैट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड इन ए समरी वी आर डिस्कसिंग द ऑल टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, है ना। हम इन चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या एप्लीकेशन है, क्या उसके यूज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट फील्ड में, तो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, मेक क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो यह आपने पढ़ भी लिया है अच्छी तरह से, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि GM क्रॉप्स क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो क्या उनके बेनिफिट्स हैं, तो दीज ऑल बेनिफिट्स आर गिवन। आई थिंक दैट यू हैव स्टडीड वेरी इफेक्टिवली दीज ऑल आर द यूजेज ऑफ द GM प्रोडक्ट, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनके हम जीन चेंज कर देते हैं जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हो। GM या GMO, है ना, GM या GMO एक ही चीज़ है, इसको भी आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक।
तो ये आप इनको ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स हैं, ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन या 3 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आ जाता है, और ये सॉलिड पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए और लिखने भी आपको ज़रूरी हैं। तो जीएम अगर हम क्रॉप्स बनाते हैं तो जीएम क्रॉप्स क्या करती हैं, ये सारे उनके बेनिफिट्स हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड जो हम रहते थे वो हम नहीं रह पाएंगे। अगर हम जीएम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम कर पाते हैं। और दूसरा ये कि जो लॉस होता है हमारा किसी भी प्लांट्स के प्रोडक्ट का, वो हम जीएम प्रोडक्ट बनाने के बाद, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के बाद वो हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और जो मिनरल इफ़िशियंसी है सॉइल से, वो प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेसिफिक मिनरल है वही यूज़ करेंगे, तो स्कार्सिटी ऑफ मिनरल्स नहीं हो पाएगी, कमी नहीं हो पाएगी सॉइल के अंदर, तो फर्टिलिटी भी नहीं घट पाएगी या फर्टिलिटी रिड्यूस नहीं हो पाएगी अगर हम जीएम प्रोडक्ट बनाते हैं तब, ठीक है। तो ये आपका जीएम क्रॉप्स में हो गया। ऐसी पेस्ट रेजिस्टेंस इन कॉटन है, तो ये भी मैंने आपको अच्छे तरह से उस समय एक्सप्लेन भी किया था। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि आप अगर कॉटन प्लांट है, कॉटन प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस भी किया था। तो अब यहाँ पर हम शॉर्ट में ही रिवाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम किसी प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है तो क्या करेंगे, हमने एक बैक्टीरिया ले लिया बैसिलस thuringiensis, ठीक है ना। और बैसिलस thuringiensis से हम जीन ट्रांसफ़र कर देंगे उस प्लांट में, जिससे कि वो प्लांट रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाएगी। और कैसे आ जाएगी, क्योंकि वो कोई ना कोई टॉक्सिन बनाना प्रोड्यूस कर देगा। जो प्लांट हमने है, प्लांट में हमने इस तरह से बताया था कि हमने एक जीन इसको ट्रांसफ़र कर दिया है, बीटी जीन, और बीटी जीन ट्रांसफ़र जब हमने कर दिया है तो इस प्लांट के अंदर टॉक्सिन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब टॉक्सिन जब बनेगा तो ये टॉक्सिन क्या करेगा, ये टॉक्सिन केवल और केवल उन्हीं इंसेक्ट के लिए किल करेगा जो इस प्लांट पर अटैक करेंगे, इस प्लांट के किसी पार्ट को ईट करेंगे या खाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंट प्लांट बोलते हैं। क्योंकि बीटी कॉटन प्लांट हम बोल रहे हैं, तो बीटी कॉटन प्लांट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया लिया है और उससे हमने बीटी जीन ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसके बाद उस प्लांट में टॉक्सिन बनना, और ये टॉक्सिन केवल और केवल इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचाएंगे, किसी दूसरे एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना तो हमारे लिए और ना ही किसी दूसरे एनिमल के लिए, केवल इंसेक्ट को ही नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉटन प्लांट, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। आगे क्या हो सकता है, आगे आप ये इसको आगे देखिए, ये चीज़ है, ठीक है ना, ये इसको भी आप देख सकते हैं अच्छे तरह से। क्या है देखिए, पेस्ट रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। अब टोबैको प्लांट में आप किस तरह से करेंगे, तो टोबैको प्लांट में आप रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए सेम थिंग्स है, यहाँ अलग टेक्निक है, इसको हम बोलेंगे RNAi। आपको मैंने बहुत बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये ध्यान रखिए कि इनसे क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो ये पेस्ट रेजिस्टेंस इन कॉटन, बीटी कॉटन प्लांट, और ये कि किस तरह से आप टोबैको प्लांट पर रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। तो टोबैको प्लांट में सबसे पहले रेजिस्टेंस जो डेवलप की गई वो कैसे, RNAi मैकेनिज्म के थ्रू। RNAi ये क्या होता है, दिस इज़ द RNA इंटरफ्रेंस। अब RNA इंटरफ्रेंस में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं, RNA इंटरफ्रेंस में हम जो अटैक करने वाला पैथोजन है, जैसे मिलेडिगाइन, मैंने आपको बताया था ना कि मिलेडिगाइन एक नेमेटोड होता है, मिलेडिगाइन वॉर्म है, एक मिलेडिगाइन क्या है, एक तरह का वॉर्म है। तो जैसे ही ये अटैक करेगा प्लांट में, तो जो मिलेडिगाइन का RNA है ना, RNA मिलेडिगाइन का जो होगा वो RNA में इंटरफ्रेंस हो जाएगा, वो RNA एक्सप्रेशन करना बंद कर देगा, जिससे इसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, इसकी कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, तो इसका क्या है, इन्फेक्शन रुक जाएगा प्लांट के अंदर, ठीक है। और ऐसा हम कैसे करते हैं, पहले से ही हम प्लांट के अंदर, से टोबैको प्लांट है तो टोबैको प्लांट में हम क्या कर देंगे, टोबैको प्लांट में हम डबल स्टैंडर्ड RNA हैं वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। रेट्रोवायरस की हेल्प से कर सकते हैं, ट्रांसपोशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA, तो द सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA आर रेट्रोवायरसेस। तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA हम टोबैको प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि ये डबल स्टैंडर्ड RNA अपने आप ही वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बना लेगा, और सिंगल स्ट्रैंड बनाने के बाद ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA जैसे ही जो वॉर्म होगा, वो वॉर्म प्लांट के अंदर पहुँचेगा, जैसे ही प्लांट के अंदर वॉर्म पहुँचेगा प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर जाने के बाद इसका जो RNA होगा, इसका RNA वो इस RNA से लिंक कर जाएगा, डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा,
और डबल स्टैंडर्ड बनते ही क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन या प्रोटीन रुक जाएगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, यानी कि इस बॉर्म के आरएनए में इंटरफेयर कर दिया, आरएनए की मैकेनिज्म को क्लोज कर दिया, रोक दिया, जिससे कि आगे का इन्फेक्शन रुक जाता है। ठीक है, तो यह आपका आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसमें क्या होगा, इसमें आपका मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है कि आर्टिफिशियल लेवल पर इंसुलिन बनाते हैं। तो इली लिली जो कंपनी है, इली लिली, ठीक है ना, तो इली लिली ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था। कैसे बनाया था, तो जो हमारा इंसुलिन होता है जो और आपको पता ही है कि हमारा जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं वो रिलीज़ करती हैं। ठीक है ना, तो ये जो इंसुलिन है इसमें 3 पेप्टाइड चेन होती हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। तो जो इंसुलिन सीक्रेट होता है दैट विल बी अकर इन इनएक्टिवेट फॉर्म, ये इनएक्टिवेट फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो इसको एक्टिवेट करना है हमको ताकि ये वर्क कर सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी सी पेप्टाइड को रिमूव कर देंगे, जो 3rd पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो एक्टिवेट, हाउ कैन बी प्रिपेयर एक्टिवेट इंसुलिन, बाय रिमूविंग दिस सी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बाय ज्वाइनिंग दीज ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो एक्टिव इंसुलिन है उसमें ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन आर ज्वाइंड बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड टुगेदर, दिस इज ए कॉल्ड ए एक्टिव इंसुलिन। ठीक है, तो ये एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका जीन थेरेपी, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाले आपको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेस्ट रेजिस्टेंस, टोबैको रेजिस्टेंस, और ये आपके अभी मैंने ऊपर बताया तो ये कुछ टॉपिक ज़्यादातर आपके पूछे ही जाते हैं, तो आपकी ज़्यादातर टॉपिक कवर ही होने चाहिए। और मैंने समझता कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, समझना है। ठीक है, तो यहाँ जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में आप इनकरेक्ट या जो जीन वर्क नहीं कर रहा है उसको आप नॉर्मल जीन से रिप्लेस करते हैं ना। जो आपका डिफेक्टिव जीन है उस डिफेक्टिव जीन रिप्लेस्ड बाई नॉर्मल जीन। ठीक है, उस नॉर्मल जीन से हम उसको रिप्लेस कर देंगे, राइट, डिफेक्टिव जीन को। तो यही तो आपकी जीन थेरेपी है। सबसे पहले कहाँ की गई थी, 4 ईयर ओल्ड गर्ल में सबसे पहले की गई थी, जिसमें कि एडीए की कमी थी। एडीए क्या होता है आपको मैंने बताया था, एडिनोसिन डीएमिनेज होता है। दिस इज एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, डीएमिनेज एंजाइम। ठीक है ना, ये एक एंजाइम है। तो इस एंजाइम की कमी अगर हो जाएगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जीन हम कैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर हमको अर्ली स्टेज में पता लग जाए कि एम्ब्रियो में ये डिसीज़ है, तो एम्ब्रियो में अगर हम डायरेक्टली जीन ट्रांसफ़र कर दें एडीए वाला, एडीए जीन को, ठीक है, तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा हमारा। ध्यान दीजिए, आपका परमानेंट क्योर, तो 2 तरह की क्योर होती है, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो परमानेंट क्योर कैसे होती है, जब हम एम्ब्रियो में, ठीक है, जब बेबी का जन्म होने वाला है उसमें हम एडीए जीन को ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो आपकी ये परमानेंट क्योर हो जाएगी। टेम्परेरी क्योर में क्या करते हैं, टेम्परेरी क्योर में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, बोन मैरो। ठीक, दूसरा आप एडीए एंजाइम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एडीए एंजाइम के इंजेक्शन के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टेम्परेरी मेथड्स हैं, कुछ टाइम के लिए ही वर्क करेंगे। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं cDNA बना करके। ठीक है, cDNA कैसे बनाएंगे आप, जो एडीए जीन है उसकी कॉपी करेंगे। एडी जीन को आपने आइसोलेट कर लिया, इसकी आपने कॉपी बना ली, cDNA बना दिया, और इस cDNA को फिर आप वायरस की हेल्प से cDNA को आप क्या करेंगे, cDNA को मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी पहले समझाया था, cDNA को वायरस की हेल्प से आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बताइए, लिम्फोसाइट्स में, यानी कि WBC में। ठीक, और WBC कहाँ से आएंगी, ये WBC पेशेंट की होंगी, इनको हम पहले से ही पेशेंट से बाहर आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो पेशेंट से सबसे पहले जिस पेशेंट को एडीए है, तो जिस पेशेंट को एडीए है तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट से हम उन WBC को आइसोलेट करें, और WBC को आइसोलेट करने के बाद उसमें cDNA ट्रांसफ़र कर दें। cDNA का सोर्स क्या होगा ट्रांसफ़र करने का, रेट्रोवायरस वायरस की हेल्प से, और फिर इन WBC को आप सीधे
फिर से पेशेंट में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो ये भी आपकी एक टेम्परेरी क्योर मानी जाएगी, क्योंकि WBC क्या होती है, इनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, यानी दे आर मॉर्टल, नॉट ए मॉर्टल, दे आर ए मॉर्टल, दैट्स वाई दे नीड ए पीरियडिक इन्फ्यूजन। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई डू वी नीड ऑफ पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ WBC, पीरियडिक इन्फ्यूजन, ठीक। तो बार बार इनको ट्रांसफ़र करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इनका लाइफ टाइम या लाइफ स्पॉन बहुत शॉर्ट होता है, इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको बार बार ट्रांसफ़र करने की और बार बार इनको जेनेटिकली इंजीनियर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इनको पेशेंट में ट्रांसफ़र करते हैं WBC के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह से आने की नीड भी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अच्छी तरह से, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इनको पूछ सकते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर जिसको आप कह सकते हैं कि ये आपका जैसे ये है एनिमल्स दैट हैव मैनिपुलेटेड, तो मैंने आपको बता भी दिया GMO ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो सेम ही चीज़ें जिनकी हम जीन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एलिजा के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसमें हमने बताया था मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कि लो कॉन्सेंट्रेशन अगर वायरस या बैक्टीरिया की है आपके ब्लड में, तो वो केवल और केवल इन्हीं टेक्निक्स के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स के थ्रू हमने डिटेल में पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से पहले भी आप चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। एलिजा क्या है, ये भी वायरस को आइडेंटिफाई करता है, HIV वायरस को आइडेंटिफाई करता है, एड्स का टेस्ट करते हैं हम इससे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे हैं। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आप बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में और डिसीज़ एपियर होने से पहले, ठीक है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, डिसीज़ एपियर होने से पहले, सिम्टम्स एपियर होने से पहले हम बैक्टीरिया या वायरस की जो क्वांटिटी है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट में या कौन सा बैक्टीरिया कौन सा वायरस प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, ठीक है। जबकि जो और कन्वेंशनल टेक्निक है उनसे ऐसा नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ऐसे रोजी काव है, रोजी काव के बारे में हमको यहाँ बताया गया। रोजी काव में क्या किया गया है, रोजी काव जो ट्रांसजेनिक एनिमल जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन को प्रोड्यूस किया गया है। कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस की गई रोजी काव में, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ठीक है। तो ये प्रोटीन जो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो मिल्क में जिसकी कमी होती है, तो उस अल्फा लेक्ट एल्बुमिन प्रोटीन को यहाँ प्रोड्यूस कर लिया गया है, और ऐसी काव को हमने नाम दिया रोजी काव। रोजी काव क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसको हमने यूज़ किया है प्रोटीन प्रोड्यूस करने में। और कौन सी प्रोटीन, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ठीक है। ये इस प्रोटीन कमी होती है मिल्क के अंदर, तो हम इस रोजी काव में इसको हमने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था, पहली ट्रांसजेनिक काव थी, ठीक। तो ये आपकी सारी चीज़ें रिवीजन के तौर पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं इस चैप्टर से, ठीक है। आई होप दैट यू विल लाइक इट दिस वीडियो, एंड इफ़ स्टिल एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन डिस्कस लेटर थ्रू द कॉल और व्हाट्सएप, ओके। थैंक यू।